दोस्तों, अमेरिका में नए राष्ट्रपति आने के बाद जियोपॉलिटिक्स के समीकरण कुछ इस तरीके से बदल रहे हैं जैसे ताश की बाजी हो। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से इतनी ही तेजी के साथ जियोपॉलिटिक्स के समीकरण बदल रहे हैं। आप मेरे पीछे ये न्यूज़ देख रहे हैं कि भारत और चाइना ने जैसे ही अपने व्यापार के रास्ते खोले, एक नई देश ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। अभी तक हम ये समझ रहे थे कि भारत और चीन के बीच में अगर व्यापार होता है तो इससे परेशानी या विरोध के स्वर जो आएंगे वो यूरोप से आ रहे थे, वो यूएसए से आ रहे थे। लेकिन हम अज्यूम भी नहीं कर सकते एक ऐसा देश जो भारत और चीन के बीच में स्थित है, एक ऐसा देश जो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, उसने इन दोनों ही देशों ने जैसे ही व्यापार के रास्ते खोले, इसने विरोध करना शुरू कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत और चाइना के जब व्यापार के रूट्स खुले तो नेपाल के द्वारा किए जाने वाले विरोध पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड थ्रू लिपू लेक अनएक्सपेक्टेड एंड अनएक्सेप्टेबल टू नेपाल, सेज फॉर्मर नेपाल फॉरेन मिनिस्टर। यहां आप देख सकते हो, India junks Nepal's claim over Lippo Lake Pass advice dialogue. Why Nepal has a problem with India-China trade through the Lippo Lake Pass? बार बार ये बात आ रही है और एक जगह की नाम बार बार आ रहा है, वो है लिपू लेक पास। चलिए इस कहानी को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि यहां तक सिचुएशन कैसे पहुंची। नेपाल, जिसके साथ ना केवल हमारे बहुत अच्छे टाइज हैं बल्कि हिस्टोरिकल टाइज बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। दोनों ही देश में आप पाओगे कि आप डेली क्या कर सकते हो, यहाँ पे आना जाना आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोग डेली नेपाल से भारत में आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन क्या हुई कि संबंध यहां तक पहुंच गए। बहुत ही आसान से कहानी से इसको समझने की कोशिश करते हैं और इस कहानी का जो मुख्य किरदार रहेगा वो रहेगा हमारा लिपू लेक पास। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को और उसके बाद मैं आपको ये नक्शा और ये सब चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि एक महान और एक समृद्ध राष्ट्र है और उस राष्ट्र का नाम क्या है? उस राष्ट्र का नाम है टाइगर किंगडम। क्या नाम है उस राष्ट्र का? टाइगर किंगडम। उसकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है तथा उसके पश्चिमी सागर के पार एक शक्तिशाली साम्राज्य, जिस राज्य का नाम है ईगल एम्पायर, उसके साथ अच्छी दोस्ती थी। उत्तर में दूर एक और राज्य है जिसका नाम है बियर किंगडम या भालू देश। ये भालू देश किससे, ये दो देश है जिनकी आपस में नहीं बन रही है। कौन कौन से? एक तो बियर किंगडम और दूसरा है ईगल किंगडम। लेकिन जो टाइगर किंगडम है, इनकी दोनों के साथ ही अच्छी दोस्ती है, बियर किंगडम के साथ भी और ईगल किंगडम के साथ भी। टाइगर किंगडम ने अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बियर किंगडम से कम दामों में तेल खरीदने शुरू कर दिया। लेकिन इस व्यापार ने टाइगर किंगडम की अर्थव्यवस्था को तो मजबूत बनाया, परंतु हुआ क्या इससे कि ईगल एम्पायर क्या हो गया? क्रोधित हो गया। क्यों क्रोधित हो गया? क्योंकि ईगल एम्पायर को लगता है कि पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है और वो जैसा चाहेगा पूरी दुनिया वैसा करेगी। टाइगर किंगडम को ईगल एम्पायर ने कहा कि अब मैं टाइगर किंगडम को क्या दूंगा? दंड दूंगा, चूंकि टाइगर किंगडम मेरी बात नहीं मान रहा। और ईगल एम्पायर के राजा ने टाइगर किंगडम से आने वाले सामानों पर क्या लगा दिया? एक भारी टैक्स लगा दिया, टैरिफ लगा दिया, सैंक्शन लगा दिया। यह इतना भारी है कि टाइगर किंगडम को अपने एक नए व्यापारिक भागीदारी ढूंढने पड़े और टाइगर किंगडम का चूंकि संबंध बाकी लोगों से इतना अच्छा है कि बहुत ही जल्दी उसे नए भागीदार भी मिल गए और वह अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में फिर से क्या रहा? कामयाब रहा। इस संकट में हुआ क्या कि टाइगर किंगडम ने के बुद्धिमान राजा ने महसूस किया कि वह अकेले ईगल एम्पायर पर निर्भर नहीं रह सकते। उन्होंने अपने पुराने और अक्सर प्रतिद्वंदी रहे एक नए अपने पड़ोसी ड्रैगन एम्पायर के साथ संपर्क किया और उनकी ओर रुख किया। दोनों ही राजाओं ने अपने पिछले मतभेदों को भूलकर क्या करना शुरू किया? एक साझा अवसर देखा। उन्होंने पहाड़ी रास्तों से फिर से रास्ता खोलना शुरू किया जो बहुत सालों से क्या थे? बंद थे, जिससे उनके लोग आपस में खुलकर क्या कर सकते थे? अब व्यापार कर सकते थे। यह रास्ते ऊंचे पहाड़ों का रास्ता था, शांत घाटी का रास्ता था और बर्फ से ढका हुआ ये रास्ता था। लेकिन एक नया ट्विस्ट अब आता है। लेकिन दोनों ही राज्यों के बीच एक छोटा राज्य, एक पहाड़ी राज्य, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है
पर्ल किंगडम, मोतियों का देश वो था। पर्ल किंगडम में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है और लोग अक्सर सरकार के खिलाफ क्या करते रहते हैं, विद्रोह करते रहते हैं। दोनों महान राजाओं ने अपने नए व्यापार समझौते की घोषणा ही की थी। इसी बीच जो पर्ल किंगडम है वहां से विरोध के स्वर आना शुरू हो गए। क्यों विरोध के स्वर आए? क्योंकि ये लोग चाहते थे कि जनता का ध्यान हटाया जाए। किस मुद्दे से? भ्रष्टाचार के मुद्दे से। जब ऊंचे पहाड़ों को रास्ता उसके राज्य का संप्रभु क्षेत्र था। अब पर्ल किंगडम क्या कर रहा है? जिस रास्ते से ये जो ड्रैगन किंगडम है और टाइगर किंगडम अपना ट्रेड कर रहे हैं, ये हमारे देश का रास्ता है। लेकिन ये ऐतिहासिक जो भी दस्तावेज हैं वो इस बात की कतई पुष्टि नहीं करते। ऐतिहासिक दस्तावेज ये कह रहे हैं कि जिस रास्ते से ये ट्रेड होना शुरू हुआ है वो रास्ता कौन से देश को बिलोंग करता है? वो रास्ता है टाइगर किंगडम का। और अपनी सीमा का सम्मान करने की मांग की। यह कहानी दिखाती है कि कैसे एक किंगडम का अपने दोस्त को दंडित करने का निर्णय अनजाने में उस दोस्त को एक पुराने प्रतिद्वंदी की ओर धकेल देता है और कैसे उनका नया अलायंस धीमे धीमे बन रहा है। अब आप बिल्कुल क्लियर कट स्टोरी मेरी समझ गए होंगे कि हमारे इस कहानी में कौन कौन किरदार है। हम जिस टाइगर किंगडम की बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे भारत की। हम जिस ईगल किंगडम की बात कर रहे थे वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बियर किंगडम था हमारा रशिया। ड्रैगन किंगडम था हमारा चाइना और पर्ल किंगडम था हमारा नेपाल। तो भारत और चाइना के बीच में जैसे ही व्यापारिक समझौते की घोषणा हुई, तुरंत विद्रोह के स्वर कहां से आना शुरू हुए? विद्रोह के स्वर आना शुरू हुए यूरोप से, यूएसए से, जो आना लाजमी था। लेकिन एक एशियाई देश जो भारत और चीन के बीच में है उसने भी विरोध करना शुरू किया और उसके पीछे मुख्य वजह बताई गई लिपुलेख पास, लिपुलेख दर्रा। नेपाल ने 2020 के आसपास से कहना शुरू करा कि जो काला पानी है और लिपुलेख दर्रा जो है ये किसकी जगह है, ये किसका हिस्सा है? नेपाल का हिस्सा है, ये नेपाल को बिलोंग करता है। लेकिन भारत का ऑफिशियल स्टैंस ये है कि काला पानी और जो लिपुलेख है ये पूरा का पूरा किसका हिस्सा है, किस देश के अंदर है? ये भारत का हिस्सा है, भारत का इंटीग्रल पार्ट है। क्यों लिपुलेख इतना इंपॉर्टेंट है? अब लिपुलेख की पोजीशन अगर आप देखोगे तो एक ट्राई जंक्शन आपको देखने को मिलेगा नेपाल, भारत और चीन के बीच में। और अभी जो व्यापार की घोषणा हुई है वो भी इसी तरीके से हुई है कि भारत से व्यापार होगा चाइना का, किसके थ्रू? लिपुलेख के थ्रू। अच्छा, लिपुलेख क्या हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है या कुछ किसी ने हमें दिया था? तो इसके पीछे एक ऐतिहासिक ट्रीटी है जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ सुगौली। ये कब हुई थी? 1816 में हुई थी। किन दो लोगों के बीच में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। इस समय यह माना गया था कि जो काली नदी है, कौन सी नदी? काली नदी जो है वो बॉर्डर है किसका? भारत और नेपाल का। आपको ये बात अक्सर पता है कि काली जो भी नदियां होती है वो रास्ता बदल देती हैं। काली नदी ने भी ये किया। अब अगर नदी रास्ता बदलेगी तो क्या बॉर्डर बदल जाएगा? बस यही कहानी है। द डिस्प्यूट अराइजेस फ्रॉम द डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ रिवर्स ऑरिजिन, की रिवर शुरुआत कहां से हो रही है? नेपाल क्लेम्स दैट द रिवर बिगिंस एट लिम्पियादुरा which places the Kalapani region, Lipulekh Pass and Limpiyadura within its territory। तो नेपाल ये कह रहा है कि ये जो जगह है कहां से शुरू हो रही है? काली नदी ये शुरू हो रही है लिम्पियाधुरा से शुरू हो रही है। और अगर लिम्पियाधुरा से शुरू हो रही है तो लिपुलेख, काला पानी और लिम्पुआ दरिया ये किसका पार्ट हो गया? नेपाल का। जबकि भारत ये कहता है कि ये जो काली नदी है ये काला पानी के पास से ओरिजिनेट होती है और ये जो जिसको नेपाल डिस्प्यूटेड टेरिटरी कह रहा है ये पूरा किसका इंटीग्रल पार्ट है? ये पूरा भारत का इंटीग्रल पार्ट है। ये उस ट्रीटी की फोटो है। एक तरफ आप ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स देख रहे हो, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स हैं, और दूसरी तरफ नेपाल के लोग हैं जो ये ट्रीटी साइन कर रहे हैं। तो इस ट्रीटी के, इस ऐतिहासिक दस्तावेज के अनुसार तो ये एरिया किसका है? भारत का ये एरिया है। हाँ, अब हुआ ये कि हमारे एक बहुत ही महान शासक जो हैं अमेरिका में जो बैठे हुए हैं जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक नई शतरंज की बिसात फैला के बैठ गए। उन्होंने भारत पे टैरिफ लगाए,
भारत पे टैरिफ लगाए, भारत को बुली करने की कोशिश करी, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि हम किसी के प्रभाव में नहीं आने वाले, हमारे लिए नेशन का इंटरेस्ट सबसे पहले है। ये बात बताई इंडिया ने। और अगर हमको लगता है कि हमको फायदा हो रहा है किससे, रशियन ऑयल से, तो हम बिल्कुल रशियन ऑयल खरीदेंगे और हम उसको रिफाइन करके बेचेंगे भी। अगर आपको खरीदना है तो खरीदिए, नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदिए, हमारे पास और भी बहुत सारे खरीदार हैं। ये एस जयशंकर साहब ने क्लियर कट स्टेटमेंट दे दी है किसको, यूएसए को। यूएसए कोई अंदाजा नहीं था कि इंडिया इस तरीके का रुख अपना लेगा। क्यों? क्योंकि यूएसए को यह लगता था कि भारत एक ऐसी सिचुएशन में है कि जहां पे पाकिस्तान के साथ उसके संबंध खराब हैं, चीन के साथ उसके संबंध खराब हैं, एशिया में सिर्फ रशिया एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। लेकिन भारत ने बताया कि हमारे हो सकता है संबंध खराब हो बॉर्डर पे, लेकिन हमारे रास्ते खुले हुए हैं ट्रेड के, और वो रास्ते जो कोविड के टाइम पे बंद हो गए थे वो भारत और चाइना ने फिर से खोल दिए हैं अपने व्यापारिक रास्ते। और अब 3 जगह से, कौन कौन सा है वो 3 जगह, लिपुलेक, नाथुला और शिपकिला, इन 3 दर्रों से फिर से भारत और चीन के बीच में क्या होगा, व्यापार होगा, व्यापार होगा। और लिपुलेक पास इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ट्राइलेटरल जंक्शन पे है, किस किस के, इंडिया, नेपाल और चाइना के ट्राई जंक्शन पे आपको देखने को मिलता है। और इसी ट्राई जंक्शन से भारत आसानी से क्या कर पा रहा है, चाइना के साथ क्या कर पा रहा है, ट्रेड कर पा रहा है। 2020 के आसपास भी बात हुई थी जब कैलाश मानसरोवर के लिए हम लोग रोड का निर्माण कर रहे थे। राजनाथ सिंह जी के सामने आई थी कि नेपाल क्या कर रहा है, इस रोड का अपोज कर रहा है। क्यों? क्योंकि नेपाल ये कह रहा है, केपी ओली साहब ये कह रहे हैं कि ये जो काला पानी वाला एरिया है ये किसका एरिया है, नेपाल का। उस समय नेपाल ने अपना नक्शा भी बदल दिया था और उसमें काला पानी और लिपुलेक को किसका पार्ट बता दिया था, उन्होंने नेपाल का हिस्सा बना दिया था। लेकिन उसके बाद ये मामला शांत था और अब फिर से जैसे ही ट्रेड रूट खुला तो किसने विरोध करना शुरू कर दिया, नेपाल ने विरोध करना शुरू कर दिया है। अब क्या ये एक डिप्लोमेटिक मूव है? क्यों इसे डिप्लोमेटिक मूव कहा जा रहा है? क्योंकि अगर भारत और चीन की राइवलरी रहती है तो इससे फायदा किसको होता है, इससे फायदा नेपाल को बहुत फायदा होता है। कैसे? नेपाल को जब लगता है कि भारत और चाइना की राइवलरी है तो वो किसी एक पार्टी की गोद में जाके बैठ जाता है और दूसरी पार्टी उसको क्या करने की कोशिश करती है, प्लीज करने की कोशिश करती है। जहां पे बहुत सारे लाइन ऑफ क्रेडिट दिए जाते हैं, सॉफ्ट लोन्स दिए जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। आज भी आप देखोगे तो भारत बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रन कर रहा है। कहां पे? वो रन कर रहा है नेपाल में। सिमिलरली चाइना भी करता है। तो इन दोनों की राइवलरी से फायदा किसको होता है, नेपाल को होता है। अगर नेपाल ने शायद ये सोचा कि अगर दोनों दोस्त बन गए या दोनों करीब आ गए ट्रंप की वजह से, ट्रंप के टैरिफ की वजह से, तो वो जो राइवलरी का जो बेनिफिट हमेशा कौन उठाता है, नेपाल उठाता है, वो शायद नहीं उठा पाएगा। इसलिए नेपाल ने क्या करना शुरू किया, प्रोटेस्ट करना शुरू किया। ये आपके सामने है काठमांडू जो पोस्ट है उसका न्यूज आउटलेट है कि नेपाल सेंड्स डिप्लोमेटिक नोट्स टू इंडिया ऑन व्हाट बेसिस। उन्होंने कहा कि ये जो काला पानी और लिपुलेक जो है ये किसका पार्ट है, नेपाल का इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, नेपाल बैलेंसिंग एक्ट द जियोपॉलिटिक्स ऑफ द लैंडलॉक्ड स्टेट। तो मैं आपको जैसे बता रहा था कि दोनों की राइवलरी किसको बेनिफिट करती है, नेपाल को बेनिफिट करती है। इंडिया स्टैंड्स आर लैंड आर डायलॉग। इंडिया का ऑफिशियल पोजीशन यही है इंडिया की कि ये जो लिपुलेक जिसके पे नेपाल बार बार सवाल उठा रहा है ये यूनिलैटरली है, ये जो बात कह रहा है ये गलत है। पूरा का पूरा लिपुलेक काला पानी किसका हिस्सा है, इंडिया का हिस्सा है। उन्होंने इसके लिए हिस्टोरिकल फैक्ट भी दिए। 1954 का जो बॉर्डर है उस समय के एविडेंसेस भी किसने दिए हैं, इंडिया के ऑफिसर्स ने वो दिए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने नेपाल का एंगल समझ लिया, आपने इंडिया का एंगल भी समझ लिया, लेकिन ये ट्राई जंक्शन पे है और तीसरा जो एंगल है वो किसका होना चाहिए, चाइना का भी तो एंगल होना चाहिए। लेकिन अब आप समझो कि अगर चाइना व्यापार कर रहा है भारत के साथ और चाइना ने कहा है कि हम लिपुलेक जो दर्रा है उससे हम व्यापार करेंगे, तो क्या चाइना इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहा कि लिपुलेक किसका पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है? तो चाइना बिल्कुल इस बात का सपोर्ट कर रहा है कि लिपुलेक किसका पार्ट है, इंडिया का पार्ट है। तो यहाँ पे चाइना की एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी आप देख रहे हो कि जैसे ही उसको मौका मिला, जैसे ही ट्रंप के टैरिफ आए, क्योंकि चाइना ये बात जानता है कि आज इंडिया पे टैरिफ हैं और कल किसके ऊपर टैरिफ आने वाले हैं, चीन के ऊपर टैरिफ आने वाले हैं।
उस चीज को बचाने के लिए, उस चीज से बचने के लिए ये सारी जो हाथ मिलाने का कार्य हुआ, मोदी जी से बात हुई, डोभाल साहब से बात हुई, जयशंकर साहब से बात हुई, एससीओ की समिट हो रही है, भारत के साथ संबंध सुधारे जा रहे हैं, ये शायद उस टैरिफ से बचने के लिए किया जा रहा है, जिससे टैरिफ का पूरी जगह विरोध हो सके। तो ये था एक एनालिसिस जो मैंने आपको बताया लिपु लेक के बारे में, नेपाल के बारे में, इंडिया के बारे में और चाइना के बारे में, और कैसे एक देश जिसका लीडर बिना आगे पीछे की सोचे हुए इतना इगोइस्टिक होके ये डिसीजन ले रहा है, उसके बारे में भी हमने चर्चा करी। तो उम्मीद कर रहा हूं कि जियोपॉलिटिक्स की ये स्टोरीज, जियोपॉलिटिक्स की कहानी आपको पसंद आ रही होंगी, और बताइएगा कि टाइगर किंगडम और टाइगर किंगडम का लीडर आपको कैसा लगता है, उसकी विजडम आपको कैसी लगती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एनालिसिस के साथ, और फिर से मैं आपको एक नई कहानी सुनाऊंगा टाइगर किंगडम की। तब तक जय हिंद, जय भारत।